हाय फ्रेंड्स, आई एम टाचा केवल। यू आर वॉचिंग लोपुत्रा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीपीसी के बारे में। सीपीसी क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके प्रोविज़न है, कैसे उसका इंट्रोडक्शन होता है, कैसे कोर्ट में काम करता है। आप सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, सीपीसी जिसको हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक में सेक्शन है, दूसरे में ऑर्डर है। सेक्शन मतलब एक प्रिंसिपल होते हैं जिसको कोर्ट फॉलो करती है। ऑर्डर ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड फॉलो करना पड़ता है। सीपीसी जो है वो एनेक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 में और कमेंस हुआ था 1 जनवरी 1909 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। इट हैज़ 158 सेक्शन इन फर्स्ट पार्ट एंड 51 ऑर्डर्स इन सेकेंड पार्ट एंड हैज़ 8 अपेंडिक्स। दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? आप जो जिस एरिया में आप रहते हो वहीं जो कोर्ट होती है उसमें आप केस फाइल करते हो। ज्यूरिसडिक्शन के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? एक प्रॉपर्टी का अमाउंट होता है, या तो फिर आपको अमाउंट रिकवर करना है, तो वो जो अमाउंट होता है उसके बेसिस पे ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जैसे अगर 1 करोड़ के ऊपर का मैटर हो गया, या तो 1 करोड़ या तो 1 करोड़ के ऊपर, तो सीधा हाई कोर्ट में जाता है, उसके नीचे नहीं आता। तो वो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब आप कहाँ पे रहते हो, जो भी नज़दीक आपकी कोर्ट है वही आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। जी दोस्तों। तीसरा है ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब आप पहली बार केस जो है वो कोर्ट में फाइल करते हो, उसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? जो आपने केस फाइल किया था उसका जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब अग्रीव पार्टी है, तो आप हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, उसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। और सब्जेक्ट मैटर, देखो कोई कोई केस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप किसी भी कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए एक अलग कोड होती है, तो वो हिसाब से भी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कोर्ट का, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन, दूसरा है सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, ये एक हायरार्की होती है जहाँ पे आपको इसको एक फॉलो करना पड़ता है। उसके नीचे अगर आप ज़रा भी आगे पीछे हो गए तो आपका केस जो है वो लोग फाइल होने ही नहीं देंगे और मैटर आपका ट्रायल में जाएगा ही नहीं। आपको एक एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑल द सिविल केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल इन द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब जो लोवेस्ट कोर्ट है, जो आपको लगता है कि यहाँ पे पहले केस फाइल कर सकते हैं, उसके बाद हायर कोर्ट में जाएगा अगर अपील आई तो वहाँ पे आपको केस फाइल करना है। रेस जुडिकाटा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, रेस जुडिकाटा क्या होता है? देखिए, आपने एक बार केस फाइल कर दिया, फिर उसके बाद आपका जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद अगर आप उससे सेम केस, सेम सब्जेक्ट पार्टी, सेम मैटर आप दूसरे कोर्ट में अगर फाइल करते हो तो कोर्ट उस मैटर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बहुत सारे रीज़न है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट नहीं होता, कोर्ट का टाइम बचता है, पार्टी के पैसे बचते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपके पास दो दो जजमेंट आ जाएंगे। कभी कभी ह्यूमन एरर भी होता है, कभी कभी एक जज है वो दूसरा जजमेंट दे देगा, एक दूसरा जज है वो दूसरा जजमेंट दे देगा, तो कौन सा जजमेंट फॉलो करना है वो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए रेस जुडिकाटा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेयर टू फाइल सूट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई if relating to immovable property where the property is situated or where the defendant reside or work for gain. If property is situated within the jurisdiction of different court, then in any of those court, मतलब अगर अलग अलग जगह पे आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो कोई भी एक प्रॉपर्टी के नज़दीक वाला जो कोर्ट है उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। अब मेन बात करते हैं, पार्टी कौन होता है सिविल केसेस में। एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब कौन? जिसके राइट वायलेट हुए, ब्रीच हुआ है। डिफेंडेंट मतलब जिसने वो ब्रीच किया है प्लेंटिफ के साथ। तो प्लेंटिफ जो है वो कंपनसेशन मिलेगा, डिफेंडेंट जो है वो उसको कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, देखे कंपनसेशन जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि कौन सा कंपनसेशन इतना अमाउंट का मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो फाइलिंग ऑफ सूट। कैसे सूट फाइल होगा? जो प्लेंटिफ है वो किसी एडवोकेट को बोलेगा कि मेरा केस डालना है, एडवोकेट ड्राफ्ट करके देगा।
वो प्लेंट के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होगी कि पार्टी का नाम क्या है, कोर्ट का नाम क्या रहेगा, पार्टी का नाम क्या रहेगा, ए वर्सेस बी, फिर प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, फिर सब्जेक्ट मैटर रहेगा, फिर पॉइंट वाइज एक एक जो इश्यू होता है वो लिखा जाएगा, लास्ट में वेरिफिकेशन रहेगा और प्लेंटिफ का साइन रहेगा। इस तरह से प्लेंटिफ जो है वो केस फाइल करता है कोर्ट में। अभी जैसे ही केस फाइल होता है कोर्ट में, समन कोर्ट भेज देगी डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट अपीयर होगा कोई भी एक डेट पे, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। अभी एक प्लेंट हो गया, दूसरा रिटन स्टेटमेंट हो गया, दोनों को मिक्स करके जो इश्यू फ्रेम होता है वो कोर्ट करेगी। पॉइंट वाइज इश्यू होता है और उस पर एक एक इशू पे अलग अलग जजमेंट भी आ सकता है। अब उसके बाद इश्यू फ्रेम होने के बाद लिस्ट ऑफ विटनेस भी देना पड़ता है कोर्ट में। उसके बाद एविडेंस देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, री एग्जामिनेशन होगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी। उसके बाद जजमेंट आएगा। जजमेंट अगर डिफेंडेंट को लगा कि नहीं ये जजमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो अग्रीव पार्टी हो गया, अग्रीव पार्टी है तो वो अपील कर सकता है। अपील करेगा तो फिर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील होगा, फिर उसके बाद रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अलग अलग कंडीशन दी गई। आप कोई भी केस लेके रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप अग्रीव पार्टी है तो आपको जो है वो कोर्ट में जाना है, जजमेंट आ गया तो आपको हायर कोर्ट में जाना है। हायर कोर्ट से अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आखिरी माना जाता है, ठीक है। जजमेंट आया तो एक कॉपी प्लेंटिफ को भी मिलता है, एक कॉपी डिफेंडेंट को भी मिलता है। अभी यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या? एक ऐसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर आपका जजमेंट आ गया, जजमेंट आने के बाद अगर समझो प्लेंटिफ जीत गया केस में, डिफेंडेंट उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो प्लेंटिफ के पास एक राइट होता है कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए डाले। एग्जीक्यूशन में डालने से क्या होता है, एक ऑलरेडी पास किया हुआ जजमेंट को एक फोर्स मिलता है, लीगल फोर्स, जो डिफेंडेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है। पुलिस डिफेंडेंट के घर पे जाएगी, टॉर्चर भी हो सकता है कि तू इसको इसका पैसा दे दे वगैरह वगैरह, या तो प्रॉपर्टी दे दे, जो भी जजमेंट आया था वो सारी चीज़ें बनानी पड़ती है कोर्ट में, और सारी चीज़ें कन्विंस करनी पड़ती है कोर्ट में, तब जाके ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन में भी एक लिमिटेशन होता है। देखिए दोस्तों, जब भी केस फाइल होता है तभी आपको 3 एक्ट ऐसे हैं जो हर केस में होते हैं। जैसे एक तो सीपीसी हो गया जिसको बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, दूसरा हो गया लिमिटेशन एक्ट, तीसरा हो गया एविडेंस। अभी लिमिटेशन एक्ट क्या है दोस्तों? लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। अगर वो टाइम के अंदर आप केस फाइल नहीं करते तो आपको फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले देना पड़ता है। वो भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट करना या नहीं करना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है वो अपना टाइम लिमिटेशन देख के केस फाइल पहले ही कर दे, या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पहले ही ख़त्म कर दे। दूसरी बात, एविडेंस क्या होता है? एविडेंस एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि आप एक पर्टिकुलर एविडेंस कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हो। तो वो हिसाब से आपको जाना है। सबसे पहले तो एविडेंस हो गया। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको एक प्लेन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। प्लेन ड्राफ्ट करने के बाद आप जो है वो कोर्ट में जाओगे, जब उसके ऊपर फिर अफर्मेशन होगा तो प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में खड़ा रहेगा, उसको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, अपना आधार कार्ड, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, बर्थ प्रूफ जो भी है। उसके बाद कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल करने के बाद जज उसको पढ़ेंगे, डिफेंडेंट को समन भेजेंगे। समन में एक डेट रहेगी, अगर डिफेंडेंट उस समय पे नहीं आया तो एक्स पार्टी डिग्री प्लेंटिफ के फेवर में आ जाएगी। मतलब डिफेंडेंट को अपना हक, मतलब जो अपना जो डिफेंड करने का जो हक है वो उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो केयरलेस हो गया। यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, या ये प्लेंटिफ के फेवर में जनरली जजमेंट आ भी सकता है। अगर डिफेंडेंट जो है वो कॉन्डोनेशन डिले रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये रीज़न था, जेन्युइन रीज़न था, इसलिए मैं ये टाइम पे रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया या तो फिर अपीयर नहीं हो सका, तो कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है। उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो काम में आती है। तो दोस्तों, इस तरह से सीपीसी जो है वो काम करता है।
सीपीसी और सीआरपीसी के जो केस होते हैं, सीपीसी में सिविल केस होते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट को सज़ा नहीं मिलती, डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है, मॉनेटरी कंपनसेशन जो भी है। क्रिमिनल केस में डिफेंडेंट को सज़ा मिलती है, वो जेल में भी जा सकता है, फांसी भी हो सकती है। तो दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।